दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे फौजी भाई की कहानी जो 4 साल बाद गांव लौटा तो उसके सामने वो सच आया जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। मेजर विक्रम चौधरी एक सच्चा सिपाही जिसने सरहद पर गोलियों की बरसात झेली थी, लेकिन इस बार जंग दुश्मन के मोर्चे पर नहीं, अपने ही घर के आंगन में थी। भाई आरव, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया और अपराधी घोषित कर दिया, लेकिन सच इतना आसान नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चश्मदीद गवाह और छुपे हुए वीडियो, सब एक ऐसी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे जिसमें वर्दी के पीछे छुपा एक भेड़िया था। और फिर शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जिसमें कानून, राजनीति और पुलिस सब एक तरफ और अकेला विक्रम एक तरफ। लेकिन दोस्तों, क्या विक्रम अपने भाई का बदला ले पाया या सच हमेशा की तरह किसी फाइल में दफन हो गया? चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइए आप कहां से हमारी कहानी सुन रहे हैं और कैसी लगी। गांव के बाहर कच्ची सड़क पर एक जीप धीरे धीरे रुकती है। जीप से उतरा लंबा चौड़ा गहरी आंखों वाला एक आदमी, हरे रंग की आर्मी की टी-शर्ट, बूट और कंधे पर हल्का बैग। उसके चेहरे पर वह ठहराव था जो सिर्फ उन लोगों के पास होता है जिन्होंने जिंदगी और मौत को कई बार बहुत पास से देखा हो। वह था मेजर विक्रम चौधरी, भारतीय सेना का एक बहादुर अफसर जो 4 साल बाद छुट्टी लेकर अपने गांव लौटा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, खेतों में सरसों की पीली चादर बिछी हुई थी, लेकिन विक्रम के चेहरे पर वह सुकून नहीं था जो इतने लंबे समय बाद घर लौटने पर होता है। उसके मन में एक अनजाना डर, एक बेचैनी जैसे कोई अदृश्य छाया उसका पीछा कर रही हो। जीप उसने गांव के बाहर ही छोड़ दी थी। शायद वह घर के रास्ते को अपने कदमों से महसूस करना चाहता था, शायद उन यादों को फिर से जीना चाहता था जो बचपन से उसके साथ थी। लेकिन जैसे जैसे वह गांव की गलियों की तरफ बढ़ा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों में पुराने दिनों की तस्वीरें तैर रही थी। माँ का चेहरा, छोटा भाई आरव की मासूम मुस्कान और वह पुराना आंगन जिसमें दोनों ने अनगिनत शामें बिताई थी। विक्रम को लगा शायद यह सब उसके मन का वहम है, लेकिन जैसे ही वह घर के दरवाजे तक पहुंचा, सामने का नजारा देखकर वह थम गया। आंगन में चुप्पी थी, अजीब सी हवा भी जैसे ठहरी हुई थी। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में हल्की सी खुशी, लेकिन उनके पीछे कुछ गहरा दर्द छुपा था। विक्रम ने धीरे से कहा, माँ, आरव कहाँ है? माँ ने नजरें झुका ली, होंठ कांप रहे थे, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं आ रहा था। विक्रम ने माँ के कंधे पर हाथ रखा। तभी बगल से एक बूढ़ी आवाज आई। पड़ोस के बुजुर्ग रामलाल थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, आरव अब नहीं रहा। विक्रम को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में बर्फ की सुई चुभा दी हो। उसके होंठ कांप गए, लेकिन आवाज ठंडी और सीधी थी। कैसे? जवाब आया, एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस का कहना है कि वह अपराधी था, हथियारों की तस्करी करता था, गुप्त सूचना पर मारा गया। विक्रम के कानों में यह शब्द गूंजते रहे, अपराधी, एनकाउंटर, गुप्त सूचना। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसका छोटा भाई, जिसने कभी किसी की जेब से एक भी चोरी नहीं किया, वो हथियारों का तस्कर। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सन्नाटा था जो अंदर से सब कुछ तोड़ रहा था। उसने बिना कुछ कहे बैग रखा और तुरंत गांव से निकल पड़ा। उसका गंतव्य था जिला मुख्यालय, जहां थाने के बाहर एक चमकती हुई नेम प्लेट लगी थी, एसएसपी अजय राणा आईपीएस, वही अफसर जिसने आरव के एनकाउंटर का नेतृत्व किया था। विक्रम ने रिसेप्शन पर जाकर कहा, मुझे एसपी साहब से मिलना है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और उसे अंदर बुला लिया गया। कमरे में एक भारी भरकम रफ्तार मूंछों वाला आदमी बैठा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, आवाज में ठंडा अहंकार। आप मेजर विक्रम हैं? उसने पूछा। हाँ, विक्रम का जवाब छोटा और ठंडा था। मुझे मेरे भाई की मौत का सच जानना है, एसएसपी ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। सच यह है कि तुम्हारा भाई अपराधी था, उसके खिलाफ पुख्ता सबूत थे, गिरोह का हिस्सा था, हथियारों की तस्करी करता था, मुठभेड़ में मारा गया, रिकॉर्ड में सब दर्ज है। विक्रम ने सीधा सवाल किया। कोई एफआईआर, कोई वीडियो फुटेज, कोई चश्मदीद गवाह? अजय राणा के होठों पर हल्की मुस्कान आई। कानून हमें उतना ही दिखाता है जितना जरूरी होता है। उस वक्त विक्रम कुछ नहीं बोला,
लेकिन उसके भीतर एक ज्वालामुखी फूट चुका था। वह कमरे से बाहर निकला और गांव लौट आया। अगले ही दिन उसने आरव की मौत से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठा करना शुरू दिया। वह मोहल्ले वालों से मिला, उस जगह गया जहां कथित मुठभेड़ हुई थी। वहां की मिट्टी पर अब भी खून के धब्बे जैसे उसकी आंखों में चुभ रहे थे। तभी एक बूढ़ी महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, उस दिन आरव खेत से लौट रहा था, खाली हाथ था, ना कोई गाड़ी ना कोई हथियार। पुलिस की जीप आई, उसे खींच कर ले गई। अगले दिन खबर आई कि एनकाउंटर में मारा गया। यह सुनते ही विक्रम की आंखों में ठंडी आग जलने लगी। उसने उसी पल तय कर लिया, यह लड़ाई वह अंत तक ले जाएगा। अगले कुछ हफ्तों में उसने आरटीआई दाखिल की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाई, कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। आरव के कॉल डिटेल्स में आखिरी नंबर था भाई साहब, यानी मरने से पहले उसने विक्रम को ही कॉल किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी 3 गोलियां सामने से लगी थी, जबकि पुलिस का दावा था कि मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग हुई थी। कोई गोली पुलिस को नहीं लगी थी, एक तरफा मुठभेड़ या सीधे शब्दों में हत्या। विक्रम ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और पूरे सबूतों के साथ केस दोबारा खोलने की मांग की। कलेक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाना मेरे अधिकार से बाहर है। फिर वह राज्य मानवाधिकार आयोग पहुंचा। वहां से उसे एक वरिष्ठ वकील मिला जिसने कहा, आपके पास केस है लेकिन आसान नहीं होगा। पुलिस की ताकत और राजनीतिक रिश्ते मजबूत है। विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, मैं सरहद पर दुश्मनों से नहीं डरा, तो यहां अपनों के भेष में बैठे भेड़ियों से क्यों डरूंगा। अब यह लड़ाई शुरू हो चुकी थी। विक्रम के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी, आरव को इंसाफ दिलाना। उसने फौज में रहते हुए सीखा था कि किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए धैर्य, सटीक जानकारी और सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ मामला अलग था। यहाँ हर कदम पर वह ऐसे लोगों से टकराने वाला था जिनके पास न सिर्फ सत्ता थी बल्कि कानून को अपनी मर्जी से मोड़ने की ताकत भी थी। गांव लौटने के बाद उसने सबसे पहले उस बूढ़ी महिला की बातें रिकॉर्ड कर ली जिसने आंखों से देखा था कि पुलिस ने आरव को खेत से खींच कर ले जाया था। फिर वह मोहल्ले के और लोगों से मिला। कुछ लोग बोलने से डर रहे थे, कुछ ने सीधा मना कर दिया, लेकिन 2-3 नौजवान ऐसे मिले जो चुपचाप उसके पास आए और बोले, भैया हम थे उस दिन वहां, हमने देखा आरव को कैसे ले गए, हम गवाही देंगे लेकिन नाम मत लेना अभी। विक्रम ने उनकी बात कागज पर लिख ली और सबूत के तौर पर उनके बयान का ऑडियो अपने फोन में सेव कर लिया। रात को घर में माँ खामोश बैठी रहती, कभी कभी आंसू पोंछ लेती। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वह जानती थी कि विक्रम अब पीछे नहीं हटेगा और यह लड़ाई लंबी और खतरनाक होगी। एक रात खाने के बाद उन्होंने कहा, बेटा, तेरे भाई को मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं तुझे खोना नहीं चाहती। तू क्यों इस आग में कूद रहा है? विक्रम ने धीरे से जवाब दिया, माँ, अगर मैं चुप रहा तो कल किसी और का बेटा ऐसे ही मारा जाएगा और लोग उसे अपराधी कह देंगे। मैं सिर्फ आरव के लिए नहीं, सच के लिए लड़ रहा हूँ। अगले दिन विक्रम शहर गया और अपने वकील से मिला। वकील ने उसे समझाया कि केस सीधा नहीं है। पुलिस के खिलाफ लड़ना मतलब राजनीति, धमकियां और झूठे केस झेलना। विक्रम ने कहा, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मेरे पास जो सबूत हैं मैं कोर्ट में पेश करूंगा। वकील ने सुझाव दिया कि मीडिया को शामिल करना जरूरी है ताकि दबाव बने। यही सोचकर उन्होंने एक प्रेस रिपोर्टर से मुलाकात की जो पुलिस के मामलों में बेबाकी से लिखने के लिए मशहूर था। रिपोर्टर ने पूरी बात सुनी और बोला, यह बड़ा खेल है मेजर साहब, अगर आपके पास ठोस सबूत है तो मैं छापूं, लेकिन बिना सबूत के मैं भी नहीं बच पाऊंगा। विक्रम ने फोन से फोटो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयान उसे दिखाए। रिपोर्टर की आंखें चौड़ी हो गई। यह तो सीधा फर्जी मुठभेड़ का केस बनता है, मैं कल ही खबर चलाऊंगा। अगले ही दिन अखबार में हेडलाइन छपी, मेजर विक्रम चौधरी ने भाई की मुठभेड़ को बताया हत्या, पुलिस पर गंभीर आरोप। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर भी लोग 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग बोले पुलिस जो करे सही करे, तो कुछ ने कहा अगर फौजी अपने भाई के लिए खड़ा है तो जरूर सच में कुछ गड़बड़ है। इस बीच एसीपी अजय राणा का गुस्सा उबलने लगा। उसने थाने में अपने करीबियों को बुलाकर कहा,
यह फौजी खुद को हीरो समझ रहा है। इसे ऐसा सबक सिखाओ कि अदालत जाने से पहले ही घुटनों पर आ जाए। अगले ही दिन गांव में पुलिस की गाड़ियां आई। उन्होंने विक्रम के घर की तलाशी ली, उसकी मां से बेहुदे सवाल पूछे, यहां तक कि पड़ोसियों को भी धमकाया। गांव में डर का माहौल फैल गया, लेकिन विक्रम पीछे नहीं हटा। उसने तुरंत एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें उसने कहा, अगर मुझे या मेरी मां को कुछ हुआ तो जिम्मेदार एसपी अजय राणा होगा। मैं डरता नहीं हूं और ना ही पीछे हटूंगा। यह वीडियो वायरल हो गया और लोगों का समर्थन और बढ़ गया। विक्रम के पास अब कुछ और भी जानकारी थी। उसने आरव के मोबाइल की लोकेशन डिटेल्स निकलवाई, जिसमें साफ दिख रहा था कि घटना के वक्त वह खेत में था, ना कि उस जगह जहां पुलिस कह रही थी कि मुठभेड़ हुई। उसने इस डाटा को भी अपने वकील को सौंप दिया। कोर्ट की पहली सुनवाई में विक्रम और उसका वकील पहुंचे। पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आरव एक खतरनाक गिरोह का हिस्सा था और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। लेकिन जब वकील ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लोकेशन डाटा और गवाहों के बयान पेश किए, तो जज ने पुलिस से पूछा, अगर वह जवाबी फायरिंग कर रहा था तो आपके किसी जवान को चोट क्यों नहीं लगी? इस सवाल पर अदालत में चुप्पी छा गई। पुलिस के वकील ने कहा, शायद किस्मत अच्छी थी। यह सुनकर विक्रम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह जानता था कि यह बस शुरुआत है। बाहर निकलते ही उसे एक अजनबी ने पास आकर कहा, साहब, मुझे आरव के बारे में कुछ पता है, लेकिन यहां नहीं, रात को पुराने कुएं के पास मिलना। विक्रम चौकन्ना हो गया। यह कोई जाल भी हो सकता था, लेकिन सच पाने के लिए वह किसी भी खतरे से गुजरने को तैयार था। रात होते ही वह वहां पहुंचा। अंधेरे में एक आदमी खड़ा था, चेहरा आधा ढका हुआ। उसने कहा, साहब, मैं उसी रात वहां था। आरव के पास कोई हथियार नहीं था। उन्होंने उसे जीप से उतार कर घुटनों पर बैठाया और सीने में गोली मारी। मैं डर के मारे चुप रहा, लेकिन अब जमीर नहीं मानता। विक्रम ने पूछा, क्या तुम अदालत में गवाही दोगे? वह आदमी बोला, अगर मेरी बीवी और बच्चों की सुरक्षा हो तो हां। विक्रम ने उसका नाम और बयान लिख लिया। यह बयान केस में निर्णायक हो सकता था, लेकिन विक्रम जानता था कि अब वह पुलिस के निशाने पर और ज्यादा आ चुका है। अगले दिन उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ ठंडी आवाज थी, केस वापस ले लो, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो आरव का हुआ। विक्रम ने बिना डरे कहा, मुझे मारना है तो सामने आकर मारो, पीठ पीछे धमकियां देने से कुछ नहीं होगा। फोन कट गया, लेकिन विक्रम का संकल्प और मजबूत हो गया। गांव के कुछ पुराने लोग अब खुलकर उसके साथ आने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, तू अकेला नहीं है, यह लड़ाई अब पूरे गांव की है। विक्रम ने पहली बार महसूस किया कि यह संघर्ष सिर्फ उसका निजी बदला नहीं, बल्कि न्याय के लिए एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में खेल और बड़ा होने वाला है, और इसमें सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि राजनीति के बड़े चेहरे भी शामिल होंगे। विक्रम के लिए वह रात सबसे लंबी रात थी। घर के आंगन में आरव की तस्वीर के सामने रखा दिया अब आधा बुझ चुका था और उसकी लौ बार बार हवा के झोंके से कांप रही थी। मां चारपाई पर लेटी थी, आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें नींद का कोई नाम नहीं था। विक्रम चुपचाप आंगन में टहल रहा था, हाथ में चाय का खाली गिलास पकड़े हुए, लेकिन दिमाग में बस एक ही सवाल, आरव की मौत के पीछे सच क्या है? अगली सुबह उसने तय कर लिया कि अब इंतजार नहीं करना। वो थाने जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने पुलिस स्टेशन का गेट पार किया, वहां मौजूद पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई अनचाहा मेहमान आ गया हो। ड्यूटी पर तैनात हवलदार ने जब नाम सुना तो उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट तैर गई, लेकिन उसने आवाज दबाकर कहा, साहब, अंदर बैठिए, मैं इंस्पेक्टर को बुला देता हूं। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर ठाकुर अंदर आए। उनकी चाल में एक तरह का रौब था और आंखों में ठंडापन। मेजर साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन देखिए, आरव के केस में तो सब क्लियर है। उनकी आवाज में अजीब सा बनावटीपन था। विक्रम ने सीधा सवाल किया, क्लियर? मेरे भाई को बीच सड़क पर गोली मार दी गई और आप कह रहे हैं सब क्लियर है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहां है? ठाकुर ने फाइल मेज पर रखी, लेकिन पन्ने ऐसे पलट रहे थे जैसे कुछ छुपाना चाह रहे हो। विक्रम ने एक एक शब्द पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट में लिखा था,
मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली से हुई, लेकिन विक्रम की आंख वहीं अटक गई जहां समय और स्थान का उल्लेख था। वक्त वहीं था, लेकिन स्थान अलग। रिपोर्ट में उस जगह का नाम था जहां आरव कभी गया ही नहीं था। यह कैसे हो सकता है? विक्रम ने फाइल जोर से बंद करते हुए कहा। ठाकुर हल्की मुस्कान के साथ बोला, देखिए मेजर साहब, आप फौज में हैं, नियम कायदों को समझते होंगे। हर बार सच्चाई वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। विक्रम ने उनकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, और हर बार झूठ उतना ही मजबूत होता है जितना उसे बनाने वाला इंसान। पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त उसने नोटिस किया कि बाहर खड़ा एक आदमी चुपचाप उसकी तस्वीरें खींच रहा था। विक्रम उसके पास पहुंचा, लेकिन वह भीड़ में गायब हो गया। उसके मन में शक और गहरा हो गया। यह मामला सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं, बल्कि एक साजिश है, और इसके धागे कहीं बहुत ऊपर तक जाते हैं। घर लौटकर उसने अपनी मां से एक पुराना एल्बम निकाला। उसमें आरव और कुछ दोस्तों की तस्वीरें थी। एक फोटो में आरव के साथ खड़ा एक शख्स उसे पहचान में आ गया, वही जो पुलिस स्टेशन के बाहर उसकी तस्वीर खींच रहा था। विक्रम के सीने में गुस्से की आग और तेज हो गई। अब यह खेल खत्म करना ही होगा। लेकिन ठीक उसी रात जब विक्रम अपने कमरे में बैठा सबूतों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, बाहर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। मां ने डरते हुए पूछा, इतनी रात को कौन? विक्रम दरवाजे तक गया, लेकिन जैसे ही उसने कुंडी खोली, एक लिफाफा अंदर गिरा। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर अपने भाई का सच जानना चाहते हो तो कल रात पुरानी फैक्ट्री में आना अकेले। विक्रम ने लिफाफा मोड़ा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसे अंदाजा हो गया था कि अब खेल की अगली चाल शुरू हो चुकी है, और यह चाल शायद जिंदगी और मौत का फैसला करने वाली होगी। विक्रम के मन में अब डर और गुस्से का अजीब सा मिश्रण था। उसने तय कर लिया था कि इस बार वह सीधे हमला करेगा, क्योंकि अब छुप छुप कर चलने का वक्त खत्म हो चुका था। रात के 12:30 बज रहे थे। आसमान में बादल घिर आए थे और हल्की हल्की बूंदाबंदी शुरू हो चुकी थी। गांव के उस पुराने स्कूल के पीछे का मैदान, जहां पहले बच्चों की आवाजें गूंजती थी, अब अंधेरे में डूबा हुआ था। विक्रम के हाथ में टॉर्च थी, लेकिन उसने उसे ऑन नहीं किया। उसने चारों ओर ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ा। अचानक उसे सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई घास पर चल रहा हो। विक्रम ने झुककर देखा। मिट्टी में ताजा पैर के निशान थे। वह निशानों का पीछा करने लगा। जैसे ही वह एक टूटी दीवार के पास पहुंचा, वहां से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। विक्रम ने सांस रोक ली और चुपचाप दीवार के पास जाकर कान लगा दिया। अंदर 2 लोग बात कर रहे थे। एक की आवाज भारी और खुरदरी थी, सब माल पहुंच गया है ना? अब ऊपर वाले को खबर मत देना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। दूसरे ने धीमे स्वर में कहा, पर साहब वो विक्रम चौधरी, वह तो हर जगह सूंघता फिर रहा है। पहले ने ठहाका मारा, उसकी परवाह मत कर, उसका भी इंतजाम हो जाएगा, जैसे उसके भाई का हुआ था। यह सुनते ही विक्रम की आंखें सुर्ख हो गई। उसकी मुट्ठियां कस गई और वह भीतर घुसने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने तुरंत पलट कर देखा। वह सीमा थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्रम ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में पूछा। सीमा ने आंखों में डर ली कहा, विक्रम तुम नहीं जानते, यह लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम्हारे पीछे पुलिस ही नहीं, कुछ और लोग भी पड़े हैं। विक्रम ने तुर्शी से कहा, मैं जानता हूं, और मैं इन सब का नाम उजागर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी दीवार के दूसरी तरफ से किसी ने कदमों की आहट दी। विक्रम और सीमा दोनों ने छुपने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। 2 टॉर्च की रोशनी सीधे उनके चेहरे पर पड़ी और पुलिस का सायरन दूर से बजने लगा। एक तेज आवाज आई, विक्रम चौधरी, तुम गिरफ्तार हो। विक्रम ने देखा, सामने वही इंस्पेक्टर यादव खड़ा था जिसके बारे में उसे शक था। उसकी आंखों में एक चालाक मुस्कान थी। सीमा ने धीरे से फुसफुसाया, भागो वरना तुम फंस जाओगे। लेकिन भागने का अब कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ से हथियार बंद पुलिस वाले घेर चुके थे। बारिश तेज हो चुकी थी और अंधेरा अब बिजली की चमक से बार बार कट रहा था। विक्रम जानता था कि अगर वह इस बार पकड़ा गया तो शायद सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। उसने एक तेज नजर चारों तरफ डाली, फिर अचानक एक तरफ दौड़ पड़ा। गोलियों की आवाज गूंजी और मिट्टी में चिंगारियां उठी। वह गिरते पड़ते एक पुराने नाले में कूद गया।
पानी के तेज बहाव ने उसे दूर खींच लिया। पीछे से इंस्पेक्टर यादव की गुस्साई आवाज आई, भाग ले, लेकिन अब तेरे दिन गिने हुए हैं। विक्रम के कपड़े कीचड़ से सने थे, चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, अपने भाई के लिए इंसाफ और इस साजिश का सच सामने लाने का संकल्प। गाड़ी की रफ्तार जैसे जैसे बढ़ रही थी, वैसा वैसा राहुल का दिल भी तेज धड़क रहा था। दिल्ली की खाली सड़कों पर रात के सन्नाटे में सिर्फ इंजन की गूंज सुनाई दे रही थी। पीछे की सीट पर रिया बैठी थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे उसने आने वाले तूफान की आहट महसूस कर ली हो। हमें जल्दी पहुंचना होगा, राहुल ने कहा। उसकी आंखों में एक हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह चमक थी। जैसे ही वे पुरानी फैक्ट्री के बाहर पहुंचे, गेट आधा खुला था, अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। राहुल ने धीरे से गाड़ी रोकी, पिस्तौल लौट की और रिया को वहीं रुकने का इशारा किया। अंदर कदम रखते ही बदबूदार हवा ने उसका स्वागत किया। टूटी फूटी मशीनें, जंग लगे पाइप और बीच में रखा एक पुराना टेबल जिस पर एक नक्शा फैला हुआ था। नक्शे के पास खड़ा था वही शख्स, विक्रम। राहुल के मुंह से नाम फिसल गया। विक्रम ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें लगा तुम मुझे पकड़ लोगे? यह खेल मैंने शुरू किया था और इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। राहुल ने उसकी ओर कदम बढ़ाए, लेकिन तभी छत से लोहे की चैन गिराकर दो नकाबपोश लोगों ने उसे जकड़ लिया। राहुल ने जोर लगाया, लेकिन हथियार गिर चुका था। विक्रम धीरे धीरे पास आया और फुसफुसाया, यह शहर अब मेरा है और तुम बस एक मोहरा थे। तभी बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज आई। विक्रम ने चौंक कर पीछे देखा और इसी मौके का फायदा उठाकर राहुल ने चैन तोड़ दी। एक जोरदार मुक्का जड़ा और पिस्तौल उठा ली। गोलियों की आवाज गूंजी, हवा में धूल भर गई। विक्रम जमीन पर गिरा, लेकिन उसकी आंखों में आखिरी सांस तक वही घमंड था। पुलिस अंदर आई और सब खत्म हो गया। राहुल बाहर आया, रिया उसके पास दौड़ी और उसे गले लगा लिया। आसमान में हल्की सुबह की किरणें फैल चुकी थी, जैसे रात का अंधेरा आखिर हार गया हो। दोस्तों, ये थी आपकी कहानी का नाम की पूरी कहानी। अगर आपको यह रोमांचक सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा मोड़ सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। और हाँ, आप कहां से हमारी कहानियां सुन रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और कहानियां बनाने की ताकत देता।